नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना वैक्सीन के लिए हिंदुस्तान के लोगों का इंतजार खत्म हो गया। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। वहीं जाइडस कैडिला हेल्थ केयर की जाय कोविडी को फेज 3 ट्रायल का अप्रूवल मिला है। डीसीजीआई वीजी सोमानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। सोमानी ने कहा कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, लेकिन ये दोनों वैक्सीन 110% महफूज हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन की मंजूरी के फैसले का खैर मकदम किया है। डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के इस फैसले से साउथ ईस्ट एशिया में वबा के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। कोरोना पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हफ्ते के रोज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए कंडीशनल अप्रूवल देने की सिफारिश की थी। इसके पहले जुमे के रोज सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी इसी तरह की मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। दोनों को मंजूरी मिलने से अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो जाएगा। तैयारियों को परखने के लिए पूरे मुल्क में इसके लिए वैक्सीनेशन ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे 23 दिसंबर को सामने आए थे। ट्रायल्स 380 सेहतमंद अफराद पर किए गए थे। 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम के 2 फॉर्मूले तय किए गए। 2 ग्रुप्स बनाए गए, उन्हें 2 डोज 4 हफ्तों के अंदर लगाए गए। फेज 2 ट्रायल्स में कोवैक्सीन ने हाई लेवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। दूसरे वैक्सीनेशन के 3 महीने बाद भी सभी वॉलंटियर्स में एंटीबॉडी की तादाद बढ़ी हुई दिखी। ट्रायल के नतीजों की बुनियाद पर कंपनी का दावा है कि कोवैक्सीन की वजह से जिस्म में बनी एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहती है। एंटीबॉडी यानी जिस्म में मौजूद वो प्रोटीन जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट्स के हमले को बेअसर कर देता है। कंपनी का दावा है कि फेज 3 के लिए मुल्क भर में सबसे ज्यादा 23,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हुआ। इसी तरह कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल्स के एनालिसिस से बहुत अच्छे नतीजे सामने आए। वॉलंटियर्स को पहले हाफ डोज दिया गया और फिर फुल डोज दिया गया। किसी को भी सेहत से जुड़ा कोई संगीन मसला देखने को नहीं मिला। जब हाफ डोज दिया गया तो एफिकेसी 90% मिली। 1 महीने बाद उसे फुल डोज दिया गया। जब दोनों फुल डोज दिए गए तो एफिकेसी 62% रही। दोनों ही तरह से डोज में औसतन एफिकेसी 70% रही। सभी नतीजे आंकड़ों के लिहाज से खास है। एफिकेसी जानने के लिए वैक्सीन लगाने के 1 साल बाद तक वॉलंटियर्स के ब्लड सैंपल्स और इम्यूनोजेनिसिटी टेस्ट किए जाएंगे। इन्फेक्शन की जांच के लिए हर हफ्ते सैंपल लिए जा रहे हैं। कोविशील्ड दीगर वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है। आपको बता दें कि मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले ही कहा है कि कोरोना वैक्सीन पूरे मुल्क में फ्री होगी। फिर 1.5 घंटे बाद वो बोले थे कि पहले फेज में ये 3 करोड़ लोगों के लिए फ्री मिलेगी। इनमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स शामिल होंगे। वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीनेशन करने वाली टीम में 5 अरकान होंगे। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल चुका है। ब्रिटेन ने फाइजर और एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को मंजूरी दी है। यहां वैक्सीनेशन चल रहा है। चीन ने हाल ही में स्वदेशी कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। रूस में भी स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी के जरिए मास वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। कनाडा ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी है। Submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs Serum was granted permission to conduct phase 2/phase 3 clinical trial on 1,600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations,
subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated corona. दुनिया भर में इस वक्त 232 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। WHO वैक्सीन लैंडस्केप के मुताबिक इसमें भी 172 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है, यानी इन वैक्सीन की अभी लैब्स में ही टेस्टिंग चल रही है। वहीं 60 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में है। आमतौर पर क्लिनिकल ट्रायल्स में कई साल लग जाते हैं, लेकिन कोरोना को इमरजेंसी मानते हुए दुनिया में अब तक 10 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। इस वक्त चीन की 4, रशिया की 2, अमेरिका की 2, ब्रिटेन और हिंदुस्तान की एक वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। इनमें सबसे नई वैक्सीन इंडिया की कोवैक्सीन है, जिसे 3 जनवरी यानी आज अप्रूवल मिला। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को ब्रिटेन ने 30 दिसंबर को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। करीब 16 मुल्कों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। दुनिया भर में 7 वैक्सीन अब भी फेज 3 ट्रायल्स में है और उन्हें कहीं भी अप्रूवल नहीं मिला है। 20 वैक्सीन फेज 2 ट्रायल्स में है और 22 वैक्सीन पहले फेज के ह्यूमन ट्रायल्स में है। फाइजर की वैक्सीन को कम से कम 12 मुल्कों में अप्रूवल मिल चुका है। फाइजर ने इंडिया में भी इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। मुल्क में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इससे सेहत और कोविड से आज़ाद हिंदुस्तान की मुहिम को ताकत मिलेगी। वजीर आजम ने आज कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के जरिए इंडिया बायोटेक की वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दिया जाना आलमी वबा के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में एक फैसलाकुनलम्हा है। इस मुहिम में जी जान से मसरूफ साइंसदानों और इख्तिरा परदाजों को नेक ख्वाहिशात और मिल के अवाम को मुबारकबाद। मोदी ने कहा कि फख्र की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। यह खुद कफील हिंदुस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमारी साइंसी बरादरी की क़ुव्वत इरादी जाहिर करती है। वो खुद कफील हिंदुस्तान जिसकी बुनियाद सर्वे भोंतु सुखद सर्वे संतो निरामया। उन्होंने कहा कि मुखालिफ हालात में गैर मामूली खिदमात के जज्बे के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल, साइंसदानों, पुलिस एहलकारों, सफाई एहलकारों और सभी कोरोना वॉरियर्स के तय इजहार तशक्कुर करते हैं। अहले वतन की जिंदगी बचाने के लिए हम हमेशा उनके मशकूर रहेंगे। सीनियर कांग्रेसी रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने इतवार को हिंदुस्तान बायोटेक की कोवैक्सीन की हंगामी सूरत हाल में इंडियन ड्रग्स कंट्रोलर की जानिब से दी गई मंजूरी को क़ब्ल वक्त फैसला बताते हुए तशवीश का इजहार किया। थरूर ने ट्वीट करके कहा कि कोवैक्सीन ने टेस्ट का तीसरा मरहला पूरा नहीं किया, इसकी मंजूरी क़ब्ल वक्त फैसला है और खतरा हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन बराए मेहरबानी इस पर वजाहत करें। उन्होंने कहा कि मंशियात के रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 1 जनवरी को कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की सिफारिश करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज कोवैक्सीन के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के हंगामी इस्तेमाल की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई। मरकजी वजीर रहे थरूर ने कहा कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल को इसकी तकमील तक मुलतवी किया जाना चाहिए। दरिया असना हिंदुस्तान एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ टीकाकारी शुरू कर सकता है। कांग्रेस ने कहा है कि मुल्क के तमाम शहरियों की चाहिए, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हुकूमत इस आलमी वबा से बचाव के लिए सबसे बेहतरीन वैक्सीन को सबको मुफ्त में फराहम करे। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस हुकूमतों ने मुतअद्दिद बार टीकाकारी मुहिम चलाई है और बड़ी बड़ी बीमारियों को शिकस्त दी है। पार्टी को इसमें काफ़ी तजुर्बा है और अगर हुकूमत चाहे तो वो लोगों की हिफाजत के लिए सिलसिले में उससे मशवरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसराइल में 11% आबादी को कोविड का टीका लग चुका है, लेकिन हमारे मुल्क में उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। है तो जहान है माननीय, अब तो जान है तो जहान है। तो हमारे लोगों को सर्वोत्तम वैक्सीन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोटोकॉल्स जो साइंटिफिक कम्युनिटी के हैं उसको
पूरा करा के मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को लगाने की एक स्ट्रेटेजी देश के सामने रखी है। अगर उनको लगता है कि नहीं वो नहीं कर सकते हैं तो हम तो कहते हैं पार्लियामेंट सर्वदलीय एक बैठक बुला लीजिए उसमें, क्योंकि हमने बड़े बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए हैं इस देश में और बड़ी बड़ी महामारियों को खत्म करके दिखाया है, तो हमारे पास उस चीज का एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको उसमें सहयोग भी कर। जी, मैं तो समाजवादी पार्टी का ही कोई शीर्ष नेतृत्व उसके बारे में जवाब दे सकता है। हमारी पार्टी का क्या मंतव्य है, हम क्या चाहते हैं, वो मैंने स्पष्ट किया। फ्री, इंक्लूसिव, बेस्ट after completing all scientific protocols, and it should be available to everyone in the country irrespective of his caste, color, creed, religion, ideology. तो अंत में ये नए साल का हमारी पहली प्रेस वार्ता थी। मैं आप सबके माध्यम से हिंदुस्तान के सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपनी जान का पूर्ण ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मुझे पता है कि आप क्रोध में हैं, आप रोष में हैं, आपकी चीज़ों को निर्दयतापूर्ण सरकार आपकी तरफ बात करने से बच रही है, तो अपनी जान की हिफाजत रखें। कोई इमोशनल या आवेश में आके कोई भी किसी भी तरह का गलत कदम ना उठाएं। हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है वो कल जो बैठक होगी उसमें खुले मन से संवेदनशीलता के साथ निर्णय करते हुए किसान की दोनों मांगों को मानने का काम करेगी। और ये इस तरह है तो जहान है माननीय, अब तो जान है तो जहान है, तो हमारे लोगों को सर्वोत्तम वैक्सीन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोटोकॉल। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हो गया। 6 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 18 लाख 45 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। वहीं अमेरिका में कोविड-19 से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कैलिफोर्निया के अस्पतालों में बेड्स की कमी पहले ही हो चुकी थी, अब यहां संगीन मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि लोगों से ब्लड डोनेशन की अपील की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज अकेले कैलिफोर्निया में 585 मुतासरीन की मौत हुई। ये एक दिन में यहां हुई अमवात का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालात कितने खराब हो रहे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा नेशनल गार्ड और अमेरिकी आर्मी के हेल्थ यूनिट को भी तैनात कर दिया गया है। पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। अमेरिका में न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी भारी पड़ा। यहां हफ्ते को हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि कुल 1,60,000 मामले न्यू ईयर के अगले दिन यानी 2 जनवरी को सामने आए। वहीं जापान की दारुल-हुकूमत टोक्यो में इन्फेक्शन और संगीन होता जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि टोक्यो में इन्फेक्शन अब फिर तेजी से बढ़ा है। यहां के अस्पतालों में कुल 716 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। सर्दियों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। हफ्ते को यहां एक दिन में 54 लोगों की मौत हुई। टोक्यो की गवर्नर ने शहर में इमरजेंसी लगाने की मांग की है। गवर्नर यूरिको कोइकी ने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि यह इन्फेक्शन तेजी से ना फैले। इसके लिए अगर सख्त इकदाम उठाने पड़े तो ये जरूर उठाएं। कोरोना की वैक्सीन की आमद के बीच हिंदुस्तान में इस वायरस की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। इसकी बड़ी वजह टेस्टिंग और ट्रेसिंग है। अब तक कुल आबादी के लगभग 13% हिस्से यानी 17 करोड़ 40 लाख लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें 5.9% लोग मुतासिर मिले। इसका मतलब है कि हर 100 टेस्ट में से सिर्फ 6 लोगों में ही इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। रियासतों की बात करें तो 6 रियासतों में टेस्टिंग का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 40 लाख कोरोना टेस्ट किए गए। वहीं बिहार में 1 करोड़ 90 लाख, तमिलनाडु और कर्नाटका में 1 करोड़ 40 लाख, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 30 लाख और आंध्र प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो महाराष्ट्र 15% के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद गोवा 12.7%, चंडीगढ़ 10.8%, नागालैंड 9.9%, केरल 9.6% और लद्दाख 9% पर आता है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस भी केरल में हैं, जिनकी तादाद 65,377 है और 53,137 एक्टिव केसेस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटे के अंदर 18,144 नए केसेस मिले, 20,903 लोग रिकवर हुए और 216 की मौत हुई।
मुल्क में अब तक 1,03,24,000 से ज्यादा लोग कोरोना इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक 99,26,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,49,471 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। तेलंगाना में कोविड-19 के 394 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,87,502 हो गई है। रियासत में बहज़ेते मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,549 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 574 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,80,565 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 5,388 है, जिनमें 3,210 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 40,190 मायने किए गए, ताहम 650 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहज़ेते मजमूई 69,91,487 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 81 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। ज़राई कानूनों के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 39वां दिन है। पीर के रोज किसानों की मरकजी हुकूमत के साथ 8वें दौर की मीटिंग होगी। इस बार किसानों के बड़े मुद्दों का हल भी निकाला जा सकता है। हुकूमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स मार्केट कमेटी एपीएमसी के मुद्दों पर लिखित में भरोसा दे सकती है। इसके साथ ही ऐसा इंतजाम किया जा सकता है कि प्राइवेट कंपनियां मंडियों में एमएसपी से कम भाव पर फसलों की खरीद नहीं कर पाएं। इस एहतजाज के दौरान अब तक 54 किसानों की मौत हो चुकी है। इनमें से कुछ ने सुसाइड कर लिया और कईयों की जान बीमारियों, ठंड और हार्ट अटैक के चलते हुई। सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर इतवार के रोज 4 किसानों की मौत हुई। इनमें से 2 हरियाणा और 2 पंजाब के रहने वाले थे। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। एक दीगर किसान की हालत संगीन है, जिसे रोहतक के पीजीआई रिफर किया गया है। पीर को हुकूमत से होने वाली मीटिंग से पहले किसान दिल्ली की सरहदों पर पुरअमन धरना दे रहे हैं। हालांकि बातचीत कामयाब नहीं रहने की सूरत में आगे का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। किसान समन्वय समिति ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली के चारों तरफ लगे मोर्चों से किसान 26 जनवरी को दिल्ली में घुसकर ट्रैक्टर रैली और दूसरे गाड़ियों के साथ किसान रिपब्लिक परेड निकालेंगे। इससे पहले 6 से 20 जनवरी तक मुल्क में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी। उस दिन किसान केएमपी एक्सप्रेस वे पर मार्च निकालेंगे। शाहजहांपुर पर मोर्चा लगाए किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 13 जनवरी को लोहड़ी से दिन भर किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में आज़ाद हिंद किसान दिवस मनाकर सभी स्टेट कैपिटल्स में राजभवनों के बाहर एहतजाज किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 2 दिन से बारिश हो रही है और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद हम यहां अपने खानदानों से दूर बैठे हैं। उम्मीद है कि पीर की मीटिंग में हुकूमत हमारी मांगे मानेगी। हम पीसफुल रहे, एक पता तक नहीं तोड़ा। बस जी, बारिश में आपको पता है कि बीवी बच्चे छोड़ के हम सड़कों पे पड़े हैं। ये अब और सरकार से जो हमारी मांग है, हमारी सरकार मांग पूरी कर दे तो हम ठंड या कड़ाके की ठंड हो रही है, बारिश हो रही है और हमारा काम अगर हो जाता है तो हम सरकार हमारी बात मांगे मान लेती है तो फिर हम चले जाएंगे। अगर सरकार अपने अड़ी रहेगी तो और ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। किसान यहाँ से नहीं हटेगा, किसान अपना अधिकार लेके जाएगा। सरकार अहंकार में है, सरकार हट कर रही है, सरकार ऐसे हालात पैदा करना चाहती है जैसे इन्होंने तमाम आंदोलनों को कुचलने के लिए हमेशा किया है। कभी दंगे करवाना, कभी बम विस्फोट करना, इस प्रकार की इनकी कि देश में कौन सी माँ ने ऐसा बेटा जना है जो आज अपने देश के किसान पे गोली चलाएगा, लाठी बरसाएगा। ऐसी माताओं को मैं सैल्यूट करता हूं कि तुमने ऐसे लाल जने जो आज किसानों पे गोली चलाएंगे। मैं यही देखना चाहता हूं अमित शाह को यही देखना चाहता हूं। अरे तड़ी पार हो, तड़ी पार, याद रखना तुम्हारा चरित्र। आज देश के गृह मंत्री हो, कहीं ना कहीं
इस देश से गलती हुई जिसकी कीमत आज हम चुका रहे हैं। आज लड़ाई है सत्य की, न्याय की। आज देखता हूं मैं कौन इस देश में गद्दार है और कौन देशभक्त है। हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भाई से भाई को लड़ाया है। तुमने जिस प्रकार से इस देश को बांट के आज देश को जिन परिस्थितियों में लाया है, आज देश समझ गया है। अमित शाह जी, चिंता ना करो, हिटलर का जो हाल हुआ था उससे बुरा हाल होगा इन देश के गद्दारों का। फैसला सुनाओ ना, फैसला सुनाओ ना, हाँ या ना। यहाँ पे एक बात है, बिल वापस कराएंगे, एमएसपी पे कानून बनवा के जाएंगे। बार बार ये लोग गंदे लोग हैं, दोगले लोग हैं जो आज पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं और पैसे की दम से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भारत आज अगर जो बिकेगा वो देश का गद्दार कहलाया जाएगा। याद हाल ही में 2 वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें एक ऐसी सच्चाई बाहर आई है जो कोई सुनना नहीं चाहता, या सुन भी ले तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। दोनों वीडियोस में बोलने वाले हैं हिंदुस्तानी फौज के सिपाही। दोनों वीडियोस के दरमियान चंद दिन का वक्फा है। पहले वीडियो में एक फौजी ने कहा कि कश्मीर में फौज और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शूट कर देने के ऑर्डर दिए जाएं। इस फौजी ने अपना नाम और चेहरे की शिनाख्त छुपा रखी थी। उसका कहना था कि कश्मीर के अवाम देश का खाते हैं लेकिन हुकूमत के खिलाफ ही खड़े होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। ये बात भी अभी तक वाजे नहीं हुई है कि वो शख्स हकीकत में एक फौजी ही था या नहीं। उस शख्स ने वीडियो के दौरान एक तबके को गंदी गालियां भी थीं। ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पोर्टल्स पर काफ़ी वायरल हुआ। याद रहे कि कश्मीर में वैसे भी इंसानी हुकूक की सूरत हाल काफ़ी नाजुक रही है। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात भी कश्मीर हमेशा ही सबसे नुमाया पहलू रहा। आए दिन एहतजाज और फायरिंग के अलावा अवाम पर ज्यादतियों के वाकयात मंजर आम पर आते रहे हैं। ऐसे में फौजी क्यों इस वीडियो ने एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी, इस पर अभी तक आर्मी के किसी भी आला ओहदेदार का कोई रद्देमल सामने नहीं आया। दूसरी वीडियो में एक और फौजी ने अपना बयान दिया। इस वीडियो में फौजी ने अपना चेहरा खुला रखा और अपनी शिनाख्त को छुपाया नहीं। इस फौजी का ताल्लुक एक अक़लियती तबके से है। इस वीडियो में फौजी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो किसानों के मसले पर तवज्जो दें। उसने अपील की कि वो उन किसानों के बारे में गौर करें जिनके बच्चे फौज में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। उसने कहा कि वो चंद दिन कबल ही चीन की सरहद पर खिदमत अंजाम दे रहा था। उसने कहा कि जब एक फौजी के घर वाले भाई, बहन या बाप अपने हुकूक के लिए सड़कों पर हों तो कैसे वो फौजी मन से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकता है। उसने एक सवाल भी उठाया कि फौजी रेजिमेंट्स में फौजियों की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाए। याद रहे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे कई किसानों के बेटे हिंदुस्तानी फौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये 2 वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। दोनों फौजियों ने 2 अलग अलग पहलू उठाए। दोनों की बातों को भी फौज के आला ओहदेदार और हुकूमत दोनों को संजीदगी से लेना चाहिए और फिर उसके मुताबिक सही फैसला भी करना चाहिए। जो आदमी -10 में रह गए इस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आदमी घास फूस की तरह काट सके ना, तो उसका परिवार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा है। मोदी साहब उसके लिए क्या कर सके है, सोचिए बात ने। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये यूनिफॉर्म जो पहनी है, मैं कुछ दिन पहले चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा था तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त था, और इस यूनिफॉर्म को उतार के जब मैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो गया तो मैं बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया। इस नाम से नवाजा है आपके गोदी मीडिया ने मुझको। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, किसी भी सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट के सीईओ से फोन पे बात करके देखना और उनसे पूछना कि जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जवानों के स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपको बताएंगे वो। किसी जवान के घर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ड्यूटी करने को दिल नहीं करता। आपने तो आग लगा दी उनके घरों में, क्या ड्यूटी करेंगे वो? उन्हीं जवानों को बीवी, बच्चे, उनकी बहनें, उनके बूढ़े बाप हक लेने के लिए दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ठंड से मर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको सिर्फ बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है। कौन से बिजनेसमैन का लड़का बच्चा आर्मी में है? अगर वही बच्चे, वही किसानों के बच्चे बॉर्डर छोड़ के आ जाते हैं, अपने बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, लड़ाई लग जाती है, तो चाइना से आर्मी लेके आओगे आप पाकिस्तान के खिलाफ? क्या हो गया आपके दिमाग को? कौन से बिजनेसमैन का, कौन से गुजराती का बच्चा है आर्मी में? आपको सभी खालिस्तानी दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्हीं जवानों के बाप हैं वो।
पूरी की पूरी आर्मी है ना जो पंजाबियों और हरियाणा के फौजियों के सर पे सरदारी करती है, वो देश बच रहा है तो बचा लो उनको। इतना बुरा माहौल मत क्रिएट करो कि जवानों को भी छोड़ के अपने बाप के साथ खड़ा होना पड़े। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने किसान तहरीक का मवाजना गांधी जी की क़यादत में हुई चंपारण किसान तहरीक से करते हुए कहा कि तहरीक चलाने वाले किसान भी सत्याग्रही हैं और वो तब भी वापस लौटेंगे जब उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। राहुल गांधी ने तहरीक चला रहे किसानों को भी चंपारण के किसानों की तरह सत्याग्रही तहरीक चलाने वाला बताया और कहा कि आज के किसान भी पक्के सत्याग्रही हैं और मांग पूरी करने तक वो सत्याग्रह नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क एक बार फिर चंपारण जैसे मुश्किल वक्त का सामना कर रहा है। तब अंग्रेजी कंपनी बहादुर थी, अब मोदी दोस्त कंपनियां बहादुर हैं। लेकिन तहरीक का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना हक लेकर रहेगा। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान में अंतिम संस्कार के दौरान गैलरी की छत गिरने से कई लोग दब गए। इनमें 18 की मौत हो गई, 24 जख्मी हैं। ये सभी बारिश से बचने के लिए छत के नीचे खड़े थे। जिस शख्स की आखिरी रसूमात चल रही थी, हादसे में उनके एक बेटे की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि शमशान घाट पर मुरादनगर के फल कारोबारी जयराम की आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही थी। इस दौरान सभी लोग गेट से जुड़ी गैलरी में खड़े थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। 2.5 माह पहले ही यहां गैलरी बनाई गई थी। लोगों का इल्जाम है कि गैलरी बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं। फौजी यानी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स गेम को काफी इंतजार के बाद आखिरकार हिंदुस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। फौजी गेम इंडिया में 26 जनवरी 2021 यानी यौम जमहूरिया को लॉन्च किया जाएगा। फौजी गेम का ऐलान करीब 4 माह पहले किया गया था। इसका प्री रजिस्ट्रेशन पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था। गेम के प्री रजिस्ट्रेशन के 24 घंटों के दरमियान करीब 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि इस बात का इशारा है कि यूजर्स के बीच ये लॉन्च से पहले ही काफी पॉपुलर होने लगा है। कंपनी की तरफ से जारी वीडियो में लॉन्चिंग डेट 26/1 दी गई है। इसमें 14,000 फीट की ऊंचाई, 34.7378 डिग्री नॉर्थ, 78.7780 डिग्री ईस्ट और -30 डिग्री टेम्परेचर में लद्दाख में एलएसी के नज़दीक हिंदुस्तानी फौजी अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते देखे जा सकते हैं। साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में एक मौसीकी सुनाई दे रही है। बता दें कि फौजी गेम का प्री रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर से शुरू किया गया था। बेंगलुरु बेस्ड डेवलपर्स एनकोर गेम्स की तरफ से ट्विटर के जरिए फौजी गेम की लॉन्चिंग डेट का ऐलान किया गया था। यह गेम गूगल प्ले स्टोर यूजर्स के लिए मुहैया रहेगी। हालांकि एप्पल ऐप स्टोर पर फोन की लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मेरी धरती ते पैर भी ना पाना। Send paratroopers. I repeat, send paratroopers.
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।